ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी तक हमने स्टडी किया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड देन हमने पढ़ा कि न्यूटन लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कितनी रिजेम्बलेंस है, कि दोनों ही एक बात ही कर रहे हैं तकरीबन, कि हर बॉडी जो है वो एक्शन परफॉर्म करती है तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है बाय द सेकेंड बॉडी, बट इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो न्यूटन लॉ ने इस तरह कहा था। एंड हमने जो अपनी स्टेटमेंट देखी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, वो भी हमें इसी तरह से शो कर रही थी कि एक मास जो है दूसरे पे फोर्स लगा रहा था और दूसरा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा था। इसी तरह अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अभी तक हमने ग्रेविटी को स्टडी किया कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है हर चीज़ को अपनी तरफ, टुवर्ड द सेंटर। तो उस फोर्स को, जो अट्रैक्शन की फोर्स है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला है F=G(m). अब यहाँ पे हम मास ऑफ अर्थ को कंसीडर करें क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालें एंड ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की ही होती है। मास me, ठीक है, ओवर यहाँ पे हम r², अर्थ के अकॉर्डिंगली उसका रेडियस। अब me जो है हमारे पास दैट इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, एंड दैट r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ भी इसको कह सकते हैं, या डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। जिस तरह हमने पहले इसको डी कंसीडर किया था कि दो मैसेज थे, उनके दरमियान का डिस्टेंस दैट वाज डी। अब यहाँ पे हम अर्थ के अकॉर्डिंगली शो कर रहे हैं, तो अर्थ से जो बॉडी का डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। सो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिपेंड कर रही है अपॉन द मैसेज ऑफ द बॉडीज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की वजह से है। अर्थ हमें ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से हर बॉडी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, दैट इज द अर्थ। यहाँ अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसके टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जिस तरह ये हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसी तरह इसके पास कोई ना कोई एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर ये फोर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये मास है अर्थ का, तो इसके यहाँ पे कोई ऐसी स्पेस है कुछ लिमिट तक जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अब अगर इससे ऊपर चले जाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है। जिस तरह अगर हम स्पेस वगैरह में चले जाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में एक्ट नहीं करती क्योंकि वहाँ तक जाते जाते उसकी अट्रैक्शन जो है बहुत कम हो जाती है। अगर हम एक मैग्नेट को देखें, मैग्नेट का क्या काम होता है कि मैग्नेट अगर छोटा सा भी है, उसके अराउंड जो है इतनी स्पेस होगी जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। इवन अगर कोई और मैग्नेट यहाँ पे पड़े, अब इनके दरमियान डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही दूसरे मैग्नेट को, ये मैग्नेट है, इसके करीब लाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कि वो तेज़ी से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह से अर्थ में क्या है कि अर्थ के अराउंड एक ऐसा स्पेस है, थोड़ी सी इतनी स्पेस है प्रेजेंट जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एंड इस स्पेस को हम कहते हैं फील्ड, दैट इज द फील्ड, स्पेस है अराउंड द अर्थ। अब उस फील्ड के आसपास जितने भी जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा एक्ट करेगी। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ पे एक्ट कर रही है इन द फील्ड, सो इट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, सो हम इसको कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसके एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप एक बॉल को या किसी भी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जाते जाते यहाँ
हाईएस्ट पॉइंट पे आके वो फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। एंड जब वो नीचे आएगी तो वो बहुत स्पीडीली आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि जब वो बॉडी ऊपर जा रही थी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यूज आना शुरू हो गई थी वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की। बट जब वो नीचे वापस आना शुरू करेगी तो हमारे पास जो ग्रेविटी के फोर्स है वो अगेन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्ट कर रही है बॉडी को अपनी तरफ। इसीलिए क्योंकि हर चीज़ जो बॉडी की तरफ आ रही है वो वहाँ पे एक फील्ड को अट्रैक्ट कर, फील्ड वहाँ प्रेजेंट है अर्थ के अराउंड, जो उसको बहुत स्पीडीली अट्रैक्ट कर रही है या विद अ लार्ज फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। सो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास जो कि इस फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है और ये किस तरह से बॉडी पे एक्ट कर रही है कि जितना भी हमारे पास मैस आएगा पर किलोग्राम, मतलब जितना भी मैस है उसके अकॉर्डिंगली ये अट्रैक्ट करेगी। अब अगर एक हैवी मैस है, बहुत हैवी मैस है, ठीक है, उसके ऊपर भी ग्रेविटी की उतनी ही फोर्स लग रही है और वो बहुत अगर करीब है ज़मीन के तो वो उस फील्ड के अराउंड या ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अराउंड बहुत स्पीडली अट्रैक्ट कर जाएगा। इसी तरह अगर एक छोटा मैस भी यहाँ पड़े तो वो भी बहुत स्पीडली अट्रैक्ट हो जाएगा सॉरी। लेकिन अगर यही मैस बहुत ऊपर चला जाए, लाइक अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर किस तरह से है, सरफेस ही है इस तरह से, तो अब उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कम है जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम हिल्स पे देखें तो हिल्स में क्या होगा कि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये फील्ड अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक नीचे अर्थ है और ये फील्ड है उसकी, तो यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई, मतलब उस फील्ड की ताकत कम हो गई है कि वो बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज, यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है कि वो फील्ड किस हद तक बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रही है कि कितनी हमारे पास फोर्स लग रही है, एंड डिपेंड कर रही है पर यूनिट मैस कि बॉडी का मैस कितना है। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है वो क्या है कि ग्रेविटी की वजह से बॉडीज जो हैं वो टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट हो रही हैं। अगर वो टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट हो रही हैं तो इट मीन्स उनके अंदर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी उतनी ही होगी जितनी ग्रेविटी की फोर्स से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, वेदर इट इज सिंपल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ की 10 न्यूटन, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी क्या है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ग्रेविटी की जगह फोर्स की बात कर रहे हैं तो न्यूटन आ जाएगा। मैस क्या होता है किलोग्राम, एंड किलोग्राम को जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगी, एंड इट इज इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज F इक्वल्स टू GME, ये मास ऑफ अर्थ है, ओवर आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। और हमने देखा कि जो भी हमारे पास बॉडीज अट्रैक्ट हो रही हैं वो सब टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट हो रही हैं। अगर वो टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट हो रही हैं तो अर्थ के पास एक ऐसा रीजन डेवलप हो चुका है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और उस रीजन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो बॉडीज अट्रैक्ट हो रही हैं दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रही हैं तो हमने देखा कि फील्ड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड था
उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब उस स्ट्रेंथ को हमने मेजर किया कि वो इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, कि जितनी भी ग्रेविटी की फोर्स बॉडी पे लग रही है और जितना बॉडी का मास है उसके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रेंथ होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो था दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 10, एंड यहाँ पे हमने 10 न्यूटन यूज़ की है क्योंकि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं बल्कि फोर्स की बात कर रहे हैं, एंड 10 न्यूटन किलोग्राम पर किलोग्राम। अब इसका क्या मतलब है कि इस पूरे फील्ड में ये जो अर्थ के अराउंड जितना भी फील्ड है जहाँ पे अगर बॉडीज जा रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है फेस कर रही हैं, वहाँ पे आने के बाद बॉडीज़ के ऊपर हर तरफ से 10 न्यूटन पर किलोग्राम की ही फोर्स लगेगी, चाहे वो बड़ा मैस हो जाए या चाहे छोटा हो। अब उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास हर पॉइंट से जो फोर्स लगेगी वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम की ही होगी। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है इट मीन्स के बॉडी अर्थ से या उसके फील्ड से, जो फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है उससे बहुत ज़्यादा दूर जा रही है। जब वो दूर जाएगी तो जिस तरह मैग्नेट के केस में होता है कि मैग्नेट अगर पास पड़े हों तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और वो जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर उन्हीं मैग्नेट में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रख दिया जाए तो उन पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता और वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं अप्लाई कर रहे होते, क्योंकि मैग्नेट के पास एक ऐसा फील्ड था जो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इसी तरह अर्थ के पास भी एक स्पेस, एक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है, एक फील्ड प्रेजेंट है पहले से ही, जिसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो है बहुत ज़्यादा फोर्स प्रेजेंट होती है, एंड ये जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है पर यूनिट मास को, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एंड इट्स वैल्यू इज़ 10 न्यूटन पर किलोग्राम।